चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग डिस्कस करे थे लैमार्किज्म। तो लैमार्किज्म में हमने क्या देखा कि लोगों ने जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को क्रिटिसाइज किया और कहा कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स अपने जनरेशन में लाए वो सारे बच्चों को वैसे ही मिल जाएगा। ओके, तो उसके एक बहुत बड़े ओपोनेंट थे ऑगस्ट वीजमैन। तो ऑगस्ट वीजमैन ने उसको बहुत ज्यादा अपोज किया। उसको हम लोग लिख देते हैं ऑगस्ट, AUGUST। ओके, ऑगस्ट वीजमैन। तो उन्होंने क्या किया, 22 जेनरेशंस ऑफ माइस के टेल काट दिए, उनको डोबरमैन बना दिया, है कि नहीं। बट फिर भी जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या हो गया, वो टेल्ड पैदा हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टोरी कहा, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी। ओके, उसका मतलब क्या है कि जो चेंजेस आपके गैमीट्स में होते हैं, तो गैमीट्स को जर्म सेल्स बोलते हैं एंड उसके साइटोप्लाज्म को जर्म प्लाज्म बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो चेंजेस जर्म प्लाज्म में होते हैं तो वो चेंजेस क्या होगा, वो इनहेरिट हो सकता है। ओके, so those changes may be inherited, but those changes which affect the somatic cells, okay, वो इनहेरिट नहीं होगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपने टाटू करा लिया, तो टाटू क्या अपने बच्चे को नॉर्मली आ जाएगा? इवन योर बॉय विल बी प्रोड्यूस, ही विल बी बोर्न विद ए टाटू। उसी तरह सपोज किसी का माने जो कोई ब्लीचिंग करा के गोरा हो गया, तो उसका बच्चा थोड़ी गोरा होगा, उसका बच्चा वही काला होगा। वाई? क्योंकि ये सब सोमैटिक चेंजेस, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो इसको हम लोग लिख देते हैं continuity of the germ plasm theory। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा क्या क्रिटिसिज्म था। तो दिस वाज रिपोर्टेड बाय वीजमैन, बट उनके पहले बहुत लोगों ने काम किया। तो जैसे चाइनीज लोग, वी विल स्टार्ट द डे विद चाइना ताकि खाने को ना मिले है कि नहीं। तो चाइनीज वुमेन यूज आयरन शूज। जैसे जो सामिया है कितनी स्वीट सी है एंड उसके पैर भी छोटे छोटे से हैं। तो जनरली क्या है, छोटे छोटे पैरों को सुंदर पैर बोला जाता है। बट आजकल क्या है, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, तो हम लोग का जो स्कूल में नॉटी बॉय बाटा का एक शू आता था, वो पहनना पड़ता था। वो इतना तगड़ा जूता था कि मैंने कुछ मर्जी तुम करो वो खराब नहीं होगा। बट आजकल ये जो बकवास रबर वाला जूता पहना देते हैं, इससे छोटे छोटे बच्चों का भी पैर 10-12 साइज का हो जाता है कि नहीं। तो अब इमेजिन करिए 10-12 साइज का पैर हो गया है, तो इसीलिए दे डोंट लुक ब्यूटीफुल। छोटे छोटे जो पैर हैं वो कृष्ण पादक हुआ जाए, दे लुक ब्यूटीफुल। तो इसलिए चाइनीज वुमेन कैसे अपने पैरों को छोटा रखते थे, वो आयरन शूज पहनते थे। ओके, बट ओके, यंग वंस एट बर्थ हैव नॉर्मल साइज। ओके, इसका मतलब क्या है, हर बच्चे को वो शू पहनना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी ने पहन लिया तो जो बेटी है उसके छोटे छोटे पैर होंगे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये जो इनहेरिटेंस था ये नहीं हुआ, बिकॉज अगेन विजमैन के अनुसार ये सोमैटिक चेंज था। उसी तरह जो हमारी नंदिता है या हमारी सामिया है, ये जब छोटे से थे तो इनको एक बहुत जोर का दर्द हुआ था। कौन सा बोलिए? प्रिकिंग ऑफ द नोज एंड ईयर्स।
आप लोगों ने प्रिक करवाया है नोज एंड ईयर? यस सर। सर ईयर्स करवाए हैं। नोज नहीं नहीं कराया? सर, नोज नहीं करवाया पर। मोल्ला, अरे मोल्ला। सर मैंने नकली पहना था नोज रिंग, लेकिन कभी पियर्सिंग नहीं करवाया है। नहीं बट वो आगे फिर करना पड़ेगा, नहीं तो नकेल कैसे लगेगा, समझे कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसलिए प्रिकिंग ऑफ द नोज एंड ईयर्स इन इंडियन गर्ल्स and also boys of some, क्या बॉयज ऑफ सम, क्या कहते हैं, ट्राइब्स लिख देते हैं, माने बहुत जगह लड़के भी छिदवाते हैं। ओके, तो प्रिकिंग ऑफ द नोज एंड ईयर्स इन इंडियन गर्ल्स एंड आल्सो बॉयज ऑफ सम ट्राइब्स, ओके, also has to be done generation after generation. Okay, it is not inherited as stated by Lamar. ठीक है, तो सपोज जैसे मम्मी ने तो छिदा लिया साम्या के, तो साम्या के नेचुरली छेद वाले कान आ जाएंगे, तो कितना बढ़िया होता। बट ऐसा नहीं होता है, हर बार हर बच्चे को छिदवाना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो को स्टेट किया गया, फिर अल्टीमेटली वीजमैन ने क्या दिया, उन्होंने इसको खारिज कर दिया एंड उन्होंने बोला कि जर्म प्लाज्म में अगर होगा, माने ही डिड नॉट रिजेक्ट इट टोटली, ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट टोटली। इन्होंने बोला कि वो चेंजेस तो इनहेरिट हो सकते हैं जो जर्म प्लाज्म में अफेक्ट करते हैं, बट वो चेंजेस इनहेरिट नहीं हो सकते जो सोमेटोप्लाज्म में होते हैं। So he totally outrightly rejected that theory. कोई शक? तो समझ रहे हो? सो ये हमारा हो गया क्या? तो दिस इज आवर लमार्किज्म। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विनिज्म। नाउ चार्ल्स डार्विन जो हैं वो बहुत अमीर घर के थे एंड महाउद्दंड थे, जैसे पी है, तो he just resembles P, fine in behavior. So he was from a very rich family but very very naughty. तो समझ रहे हो? नाउ अब ये जो नॉटीनेस था, तो ये उनको क्या किया इस, तो दैट इज द दिस नॉटीनेस मैंने मेड डार्विन वेरी क्या इरिटेटिंग, एंड ही when he was born to very very rich and very very क्या good parenthood, but उन्होंने क्या किया कि फिर भी वो अपने बदमाशियों से दूर नहीं गए, तो he was a spoiled child actually, but later on he माने he was changed a lot by the truth. ओके, तो इसीलिए चार्ल्स डार्विन, ओके, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन उनका नाम था, was born on 12th February 1809 and was the son, okay, and was the son of a wealthy doctor, Robert Waring Darwin. Okay, Robert Waring Darwin. Okay, Robert Waring Darwin. He had an undistinguished academic career. Okay, तो उसके डैडी ने उसको मेडिकल कॉलेज भेजा था. He could not develop interest in medicine. He was sent to the medical school in Edinburgh. सोचो, one of the best medical schools, उनके डैडी ने उसको भेजा. Okay, and had to discontinue after 2 years. तो 2 साल बाद उसको वो
छोड़ दिए और भाग गए। इन 1831 इसीलिए उसके डैडी बोले भाई कैसे इसको सुधारा जाए, तो उनके डैडी के एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि भाई इनको एक वॉयज में भेज देते हैं। ओके, तो इन 1831 he accepted an unpaid post as a naturalist from Dr. Henslow, a botanist at Cambridge, where Darwin went to complete his graduation. Okay, तो on the survey ship HMS Beagle। तो एक्चुअली पहले जमाने में क्या होता था, ये सब यूरोपियन कंट्रीज लोग सर्वे शिप भेजते थे अलग अलग देशों को, एंड उनकी जितनी अच्छाइयां हैं, उनका जितना रिचनेस है, वो सब चुरा के अपने देश में ले जाते थे एंड लोगों को ले जाते थे लेबर बना के, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो उन्होंने उसी तरह से एक HMS बीगल शिप जा रहा था, ओके, उसमें उन्हें एक अनपेड पोस्ट एज ए नेचुरलिस्ट दिया गया। मैंने उनको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, एंड उनका काम क्या था कि जो भी दिन भर का देखेंगे वो उसको लिख लेंगे। ओके, he had to write whatever he saw the whole day, okay, in a book। उसको सर्वे बुक बोला जाता है। And that book of Darwin was the source of the क्या theory of natural selection। तो उन्होंने जो थियोरी प्रपोज किया उसका सारा आधार कहां से उठाया? उस बुक से। ओके, चलिए, तो ये 5 साल का सफर किया इस शिप ने, एंड सी charting the east coast of South America. The ship left on 1/12/1831 and returned to Falmouth in 1836 via the coast of Chile. Okay, गैलापागोस, तो वो चिली से गए, मैं आपको दिखाऊंगा उनका रूट। गैलापागोस आइलैंड्स, वहां से गए टहीटी, वहां से गए न्यूजीलैंड, वहां से गए टस्मानिया, एंड वहां से गए साउथ अफ्रीका, एंड वहां से बैक। समझ रहे हो? सो ये उनका जो कोस्ट था। तो मैं आपको एक सुंदर सा फोटोग्राफ दिखाऊंगा। पानी दो, फाइन। सो आई विल शो यू ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। तो उनका जो जर्नी का फोटोग्राफ एंड उनका शिप का फोटोग्राफ। सो आ गया मजा? सो दिस इज द शिप in which he went। actually इसको बाहर पेस्ट कर। So he sailed the whole world, okay। तो उन्होंने उस शिप में पूरा दुनिया की सैर उन्होंने किया, and during that trip he was highly impressed by the things that nature showed him। तो नेचर ने जो सुंदर सुंदर चीजें उन्हें दिखाया उससे वो काफी प्रभावित हुए, and he used to write the things। तो he was stunned when they went to Galapagos। तो जब गैलापागोस गए, वहां की सुंदरता देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, एंड उन्होंने वहां देखा कि जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाहर इधर उधर मिलते हैं, तो गैलापागोस में जो मिल रहा है वो उससे डबल ट्रिपल साइज का है। समझे कि नहीं? तो दैट इज व्हाई ही वाज एस्टोनिश्ड। ओके, सो दैट इज व्हाई ही वाज एस्टोनिश्ड कि भाई ये क्या हो रहा है कि नहीं? तो उनको डबल ट्रिपल साइज का सब चीज मिला। तो अगर आप इस मैप को ढंग से देख पा रहे हैं
तो उनका जर्नी शुरू हुआ यहाँ से, यूरोप से, ओके। एंड फिर वो अमेरिकाज गए। एक्चुअली क्या है, एवरीबडी यूज्ड टू टेक द सेम रूट, है कि नहीं, सब वही सेम रूट लेते थे। एंड जनरली अटलांटिक के उस तरफ कोई गया नहीं था, ओके। सो नोबडी हैड गॉन बियॉन्ड द अटलांटिक। तो इसीलिए हमें जो भी पता था वो अटलांटिक के इधर का पता था। तो कोलंबस वाज द फर्स्ट मैन हु क्रॉस्ड द अटलांटिक, समझ में। तो कोलंबस ने अटलांटिक को क्रॉस किया, बट बिफोर कोलंबस सारे जो है वो अटलांटिक से इधर से गए थे, ओके। सो लाइक दैट। नाउ तो कहाँ गया हमारा, यस। सो दैट इज व्हाई दे वेंट फ्रॉम हियर, पूरा साउथ अमेरिका को घूमे, घूमता हुआ कहाँ गए, इधर गैलापागोस आइलैंड से। तो दे वेंट बिलो साउथ अमेरिका, ओके। जो लोग इंडिया आते थे वो इधर अफ्रीका होता हुआ आते थे, बट ये गए अटलांटिक को क्रॉस किया, नीचे गए साउथ अमेरिका, घूमते 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 ये गैलापागोस आइलैंड गए, फिर ऐसे घूम कर ऑस्ट्रेलिया के तरफ आए, ऑस्ट्रेलिया से आपका अफ्रीका के तरफ आए, एंड फिर अफ्रीका से ऊपर जाकर यूरोप में आए। Understood? So they took a different path which was not similar to the path taken by people who had wish to come to India. तो जो लोग इंडिया आना चाहते थे तो उनके ओके उनके ट्रिप को इन्होंने फॉलो नहीं किया, दे टूक ए डिफरेंट ट्रिप, है समझ। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। तो इसीलिए जो डार्विन है, तो माने दिस ट्रिप ऑफ डार्विन ट्रेडिशनली चेंज हिम, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा चेंज किया, एंड ही लव्ड द नेचर, एंड व्हेन ही केम बैक ही पेन डाउन हिज थियरीज, एंड दैट थियरी वाज नोन एज द थियरी ऑफ व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन, ओके। इसी थियरी को हम लोग कहते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओके। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो शिप है वो है HMS बीगल, एंड ही इज चार्ल्स डार्विन, क्लियर। नाउ अब आगे चला जाए, तो आगे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि डार्विन जो है मीन्स उसके पेरेंट्स ने चाहा कि वो जाकर पहले मेडिकल पढ़ ले, बिकॉज वो खुद डॉक्टर थे उसके डैडी, बट इन्होंने जो एडिनबर्ग स्कूल से वो भाग गए, तो ही लेफ्ट द प्लेस एंड ही डिड नॉट स्टडी, ओके। चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ जब डार्विन वापिस आए तो ही हैड ए लॉट ऑफ स्टोरीज, ओके। नाउ जब वो वापिस आए उन्होंने क्या किया, when he started studying, पहले जमाने में क्या होता है, before publishing your theory you have to know what other people have done, है कि नहीं। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता था साइंस, बिकॉज पहले इंटरनेट नहीं था ना, तो इसलिए इंफॉर्मेशन पाना इतना आसान नहीं हुआ करता था। So earlier getting information was not so easy, so that is why you had to do a lot of studies, right? But आजकल क्या है, आप इंटरनेट में सर्च कर लो तो पता चल जाता है दुनिया में कहाँ क्या हुआ, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले you have to study and वो खबर फिर लिखना पड़ता था। चलिए, so for most of the time, अब थोड़ा आगे बात किया जाए। For most of the time, Darwin studied geology, but during the 5-week stay on Galapagos Islands, he was struck by the similarities shown
by the flora and fauna of the islands and the mainland. फ्लोरा एंड फौना का मतलब आप समझते हो? तो फ्लोरा का मतलब क्या है बताइए? प्लांट लाइफ। एंड फौना का मतलब क्या है? एनिमल लाइफ। एनिमल्स। वेरी गुड, हैंड ऑफ कर दे। ठीक है। नाउ इन पर्टिकुलर, वेरी गुड, तो ये आपको जानना जरूरी है। इन पर्टिकुलर ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय स्मॉल फिंचेस, तो उसको हम लोग डार्विन्स फिंचेस बोलते थे, एंड लार्ज टॉर्टॉइस। ओके, तो स्पेनिश में इन स्पेनिश, ओके, गालापागा मीन्स टॉर्टॉइस। ओके, तो स्पेनिश में हम लोग टॉर्टॉइस को गालापागा बोलते थे, एंड उसी से नाम क्या पड़ गया? गैलापागोस। समझ रहे हो? तो इसीलिए इनसे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए, क्योंकि ये जो टॉर्टॉइस थे ये ह्यूज साइज के थे एज कंपेयर टू जो उन्होंने इधर उधर देखा था। So that is why he was very, very impressed. Now, on his return home, his work on selective breeding on pigeons. तो उनको pigeons का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो क्या करते थे, माने चुन चुन के ब्रीडिंग करते थे एंड अलग अलग वैरायटीज बनाते थे। And other domestic animals gave him a clue to the concept of artificial selection. Okay, concept of artificial selection. Artificial selection का मतलब क्या है? जहां सिलेक्शन कौन करता है? आदमी। Okay, so when man selects, it is artificial selection. When others select, it is, when nature selects, it is natural selection. Understood? Now, but he was unable to understand and interpret such a phenomena in the wild. भाई वो करते थे, but naturally वो कैसे होता था वो उनको समझ नहीं आया। ओके, चलिए। So from 1834 to 1841 he worked as a secretary of Geological Society, where he came in contact with Charles Lyell. ओके, तो अनदर पर्सन है चार्ल्स लायल, तो उनके कांटेक्ट में आए। एन अर्लियर एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय रेवरेंड थॉमस माल्थस। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन बाय माल्थस। तो माल्थस एक बहुत फेमस पॉपुलेशन बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने एक ऐसे निकाला था, तो इसको वो पढ़े थे। तो वो ऐसे क्या कहता था कि भाई देखो, उन्होंने देखा कि जैसे हमारे आप देखोगे कि जो साम्या है, साम्या, यू आर हाउ मेनी चिल्ड्रन in a family? Single. So you are a single girl child, you are red card? Yes, sir. देखो, इतना अमीर घर की एक बेटी है कि नहीं? तो तेरा डैडी अगर 10-12 बच्चे भी प्रोड्यूस करते तो संभाल लेते, पर तुम्हारा एक बच्चा है। सी 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 सी। पर रिक्शा वाला को देखो, उसके घर में 12 बच्चे होंगे, तो किसका फादर संभाल सकते हैं 12 बच्चे? साम्या के फादर ना रिक्शा वाला या भिखारी? Who can take care of 12 children? साम्या के फादर। साम्या के फादर। बट उन्होंने एक बच्चा प्रोड्यूस किया, बट जिसको खाने के लाले पड़े हैं उनके यहाँ 11-12 बच्चे लटक रहे हैं। सो दिस इज द रूल ऑफ पॉपुलेशन। तो अब क्या होगा भैया, उन 11-12 में खाने के लिए क्या होगा? प्यार बढ़ेगा ना? कंपटीशन।
नहीं, उनको खाने के लिए प्यार बढ़ेगा आपस में ना लड़ाई बढ़ेगी? लड़ाई बढ़ेगी। ओके, तो जब लड़ाई बढ़ेगी तो जो तगड़ा होगा वो क्या करेगा? नहीं चलो गेंजी जी हो। ज्यादा खाएगा। हाँ, एंड जो बाकियों को क्या करेगा? प्यार से रखेगा ना मार देगा? मार देगा। So this is called the struggle of the fittest. साला ऑन करो। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रगल फॉर द फिटेस्ट। था उसे बाधा को रख दो। हो गया? सो समझ में आया? हाँ, 60 नहीं, इसे से था उसे तब परिवर्तन। चलिए, तो इसीलिए जो डार्विन है, तो सेम थ्योरीज को डार्विन ने अपने इसमें भी डाला। Okay, so he put these ideas in his theories also. So Darwin applied this to other organisms and saw that despite this, the numbers within populations remained relatively constant. है कि नहीं? He observed that under intense competition of numbers in a population, any variation which favored the survival in a particular environment would increase that individual's ability to reproduce and leave fertile offspring. समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि देखो, माने कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करे। ओके, अगर हम लोग कंडीशंस बदल देते हैं, ओके, सपोज डैडी बोलेंगे कि जो हाईएस्ट मार्क लाएगा उसको ज्यादा रोटी मिलेगी, तो अलग बच्चा जीतता था। डैडी बोलेगा जो रनिंग रेस में आज जीतेगा उसको ज्यादा रोटी मिलेगा, तो अलग बच्चा जीतता था। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अगर हम लोग कंडीशंस ऑफ सिलेक्शन बदल देते हैं तो ऑर्गेनिज्म बदल जाता है। तो दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व। Less favorable variations were at disadvantage and the organisms that possessed them were not fit for survival. तो जिसके पास खराब वेरिएशंस थे वो फिट नहीं था और उसको नेचर एलिमिनेट कर देता था। These studies promoted Darwin to publish his understanding as a theory in 1899 named the theory of natural selection. Okay, so theory of natural selection, but he did not publish them. उन्होंने उसे publish नहीं किया। Indeed, Darwin's greatest contribution to science was not so much to show that evolution occurs, but how it might occur. Okay, तो डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन था वो इवोल्यूशन होता है ये नहीं बोल रहा था, वो इवोल्यूशन कैसे होता है उसको डिस्कस कर रहा था। अंडरस्टूड? सो दिस वाज हिज स्टोरी। नाउ अनदर पर्सन, सो दिस इज डार्विन। ओके, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस। तुम कहाँ जा रहा है स्थित तो कार में बैठ के? नहीं सर, मैं घर में हूँ। ओके, सो in the meantime another naturalist, Alfred Russel Wallace। आप आपका जो हिस्ट्री बुक में वैलेसेस लाइन है याद है? डू यू नो वैलेसेस लाइन? नो सर। आप लोगों से कोई क्विज विज नहीं खेलता है क्या? नो सर। चलो, वेरी बैड।
okay, who traveled widely in South America, Malaya, and Eastern Indian archipelago, also read the Malthusian theory and had come to the same conclusions as Darwin regarding natural selection. Okay, तो सिमिलर कंक्लूजन वालेस भी लाए. तो डार्विन क्या थे, वो बड़े भोले थे, तो वो तो बदमाश था ना, उसको कोई उनमें कोई गंदगी नहीं थी. तो इसीलिए अब क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सारा स्टोरी वैलेस, उन्होंने देखा कि वैलेस ने भी सेम काम किया है, तो वो अपना स्टोरी वैलेस को भेजना चाहते थे. ओके, तो उन्होंने चार्ल्स लायल को बोला कि मेरा ये थ्योरी लो एंड वैलेस को भेज दो. तो लायल ने समझा, अरे मूर्ख, वैलेस को अपना थ्योरी मत